सारथी। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया विरोध। सीएम को लिखा 3 पन्नों का पत्र। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं प्रभावित। श्रद्धालुओं को जल्दबाजी न करने की अपील। बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ा डेंगू का खतरा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य महकमे पर उठाए सवाल। व्यवस्थाओं को जल्द ठीक करने की मांग। सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। केरल में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद अलर्ट। पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश। देवभूमि में अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। 4 से 5 दिनों में प्रदेश में तापमान बढ़ने के आसार। 20 मई से मौसम के बदलने की आशंका। और नैनीताल के 12 पत्थर घोड़ा स्टैंड में गुलदार की दहशत। गुलदार का ये वीडियो अब तेजी से वायरल। इलाके में दहशत का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। मैं आपके साथ सूरी चौहान। हमीरपुर का रुख करते हैं पहले, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। क्योंकि यहाँ के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहन और भाइयों, बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, अजगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। अब मैंने इस बात पर गौरव की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत बढ़ेगी। मेरे अन्नदाता किसान, हमारे बुंदेलखंड में भी लोग खुशहाल हो पाएंगे। अब पलायन नहीं होगा। और माफिया के तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आप मुझे बताओ, ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या? कोई गांव देख करके किया क्या? कोई क्षेत्र देख करके किया क्या? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप की मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का थोड़ा करना, क्योंकि बुंदेलखंड की प्यास को भी दूर करना है और बुंदेलखंड के विकास में के बाधा को भी, बैरियर को हटा करके एक अभियान चलाना है। और बहनों भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है। और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध 2 ही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है। वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं हमीरपुर में, राठ में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे यहीं इसी धरती से। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और
व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं दो नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, और बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे, और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। बहनों और भाइयों, जब बुंदेलखंड के साथ हम बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल लूट मचाई थी। यहां पर जो लूट देश के अंदर मचाई थी, जो बर्बादी ये लोग देश के अंदर लाए थे, वही ये लोग लेकर के आए हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, चुनाव केवल चुनाव नहीं है हमारे लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को बदल करके रखा है। इन 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, उसकी जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, और विकास के बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह IIIT का हो, NIT का हो, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हो, हर घर नल की योजना का हो, या गरीबों को सुविधा देने का हो, आप सोचो। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान अपने प्रत्याशी के समर्थन की अपील। उत्तराखंड की खबरों में वापस लौटते हैं। देहरादून से खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विरोध किया, सीएम को 3 पन्नों का पत्र लिखा गया है। हल्द्वानी में ही हाईकोर्ट बेंच बनाने पर जोर दिया गया। तो इसी से संबंधित यह पत्र लिखा गया है और इसी पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात का विरोध किया है, सीएम को 3 पन्नों का पत्र लिखा। तो हल्द्वानी में ही हाईकोर्ट बेंच बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो इसको लेकर फिलहाल आगे क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। और सीएम को 3 से 4 पन्नों का पत्र लिखा गया है हाईकोर्ट बेंच को लेकर, क्योंकि जनमत संग्रह की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस बात का विरोध किया। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। बद्रीनाथ कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं को एडवाइजरी, श्रद्धालुओं को जल्दबाजी न करने की अपील की गई है। तो एडवाइजरी जारी की गई है ताकि श्रद्धालु जो यहां पर चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भारी तादाद में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और लगातार इस संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते जो श्रद्धालुओं की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई और बद्रीनाथ कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं को एडवाइजरी जारी की गई। ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अगर देखा जाए चारधाम यात्रा जो है वो शुरुआती दौर से ही सवालों के घेरे में है। लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और अब श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या है व्यवस्थाओं को लेकर अव्यवस्थाओं की तस्वीर?
बिल्कुल सोनी, देखिए चारधाम यात्रा का आगाज 12 मई से हो चुका है। चारों कपाट जो है वो खुल चुके हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ। अब तक की बात करें तो देखिए 27 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है चारों धामों के लिए, और अब तक लगभग 3.25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। और अभी तक की इसकी पूरे चार धाम में जो 12 तारीख से कपाट खुले हैं तब से लेकर अब तक की बात करें तो 11 लोगों की मौत जो है इस यात्रा के दौरान हो चुकी है। लेकिन अब सरकार ने देखिए व्यवस्थाएं पूरी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक संख्या में, यानी कि जिसका आकलन जो है वो सरकार को भी नहीं था कि जस्ट डबल संख्या में एकदम से श्रद्धालु जो है चारों धामों में मौजूद होंगे, और इसकी वजह से अव्यवस्थाओं का अंबार जो है वो चारों धामों में देखने को मिला। बिल्कुल राजेश जी, देखा जाए इसी बात को लेकर लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 लाख जैसा कि आपने बताया रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है, यानी कि कैपेसिटी कितनी है श्रद्धालुओं की, यहाँ पर कितनी श्रद्धालुओं के हिसाब से जो सहूलियत है या व्यवस्था मुहैया करा सकती है सरकार, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर सरकार पेट थपथपाने का भी काम करती है कि ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उन व्यवस्थाओं की जगह अव्यवस्थाओं का क्या, जो ये व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं और मौत से खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। बिल्कुल सोनी, अब तक की देखिए मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 27 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए अगर पिछली यात्रा की बात करें तो 2022 और 23 के जो आंकड़े हैं यात्रा के, वो लगभग 56 से 60 लाख के बीच जो है श्रद्धालु चारों धामों में आए थे, जो सरकारी आंकड़ा है। लेकिन अब जो आंकड़ा है, अभी देखिए अभी हाल ही में 5 दिन बीते हैं और 5 दिन में 27 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 2.25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए हैं। लेकिन देखिए अब अचानक सरकार को भी ये अंदाजा नहीं था कि जो संख्या है वो एकदम से उसका इजाफा होगा, और जिसमें कहा जाए कि जो खाने पीने की, रहने की जो व्यवस्थाएं सरकारी तौर पे की गई थी, या वहाँ के जो प्रतिष्ठान थे, वहाँ के जो दुकानदार थे, होटल व्यवसाय थे, उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है चारों धामों के दर्शन करेंगे। और अव्यवस्थाओं का स्वाभाविक तौर पर की जो अव्यवस्थाएं हैं उनका बमार लगना जो है वो लाजमी है, और यही वजह है कि देखिए अव्यवस्थाओं को लेकर के लगातार जो तीर्थ पुरोहित है या फिर जो यात्री हैं वो खास तौर से परेशान नजर आए। तीर्थ पुरोहितों ने भी इसके लिए जो है काफी विरोध किया। 2-3 दिन से लगातार जब से कपाट विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर। शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल चारधाम यात्रा का अभी 5 दिन ही बीते हैं और लगातार 10 से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के उत्साह के चलते, बड़ी संख्या के चलते, बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन चारों धामों में भीड़ के चलते व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई हैं और पर्यटन विभाग ने आनन फानन में यात्रा रजिस्ट्रेशन पर 2 से 3 दिन के लिए रोक भी लगा दी है, जिससे ऋषिकेश में यात्रियों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है और यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्रियों को 2 ऋषिकेश में ही रुककर चारधाम यात्रा करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हम लोग ग्वालियर से आए हैं एमपी, और यहाँ पे 3 दिन से रुके हुए हैं। हम लोग 11 तारीख को आ गए थे, 12 तारीख को, और यहाँ पे मतलब पहले रोका रखा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे और गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद रखा है। हम लोग 2-3 बार लाइन में लगे हुए हैं वहाँ जाके। पहले 4 धाम का हो रहा था लोगों का, फिर 2 धाम का हो रहा था, ठीक है, अब 1 धाम का भी नहीं हो रहा। अब 2 दिन के लिए बोला है कि बंद कर दिया है। चारधाम यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं ऋषिकेश में। यात्रा में करने वाले तीर्थयात्री हैं वो रजिस्ट्रेशन की लाइनों में लगे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन बंद होने से काफ़ी नाराज हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब क्या बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? बहुत दूर से आए, पटना से आए, लेकिन यहाँ आके पता चला कि रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद है। बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। कब आए थे आप यहाँ पर? कल पहुँचे हैं।
हरिद्वार। लोग रिटर्निंग के लिए सोचे थे 4 धाम यात्रा करें। आप भी रजिस्ट्रेशन कराने आए थे, क्या हाँ, बोला दोनों इन्होंने? साथ में 2 दिन बाद ही बोले हैं। अब वो बोले कि देखिए शाम तक अगर शायद कुछ हो जाए। कटा हुआ लेकिन मन उदास हो गया। बिल्कुल, देखिए जो तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा करने के लिए ऋषिकेश पहुंचा है, क्योंकि यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराकर ही ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा की रवानगी होती है, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल 2 दिन के लिए बंद है, इसलिए यात्री यहीं पर रुककर अब इंतजार करेगा। ऋषिकेश से वसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। बढ़ते आगे देहरादून का रुख करते हैं। बढ़ती गर्मी के चलते डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठा दिए हैं। व्यवस्थाएं जल्द ठीक करने की मांग, सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी। तो व्यवस्थाएं जल्द ठीक करने की मांग की गई है विपक्ष की तरफ से, और अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं की जाती तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राजेश वर्मा उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एससी में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश जी, अगर देखा जाए अब डेंगू के कहर के चलते कांग्रेस एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनी, देखिए अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो बड़ी संख्या में डेंगू के जो पेशेंट हैं वो उत्तराखंड में और ख़ासतौर से राजधानी देहरादून में पाए गए थे। और इससे सटा हुआ जो ज़िला है हरिद्वार, इसमें डेंगू की संख्या जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला था। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो डेंगू के जो पेशेंट हैं उनके लक्षण जो हैं वो मरीजों में पाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि कल जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है डेंगू को लेकर के खास तौर से जो जिला पर जो अस्पताल है उनका जो है निरीक्षण किया। और वहाँ पर कोई भी कहा जाए कि कोई साफ़ सफाई से लेकर या कोई व्यवस्थाएं जो डेंगू को लेकर जो पेशेंट के लिए जो स्पेशल बेड जो होने चाहिए उनकी व्यवस्था वहाँ पर देखने को नहीं मिली। और यही वजह है कि उनकी सीएमओ से इस पूरे मामले को लेकर, स्वास्थ्य सचिव से पूरे मामले को लेकर के इस पर वार्ता हुई है। और उन्होंने ये साफ किया है कि जिस तरीके से लगातार डेंगू गर्मी बढ़ रही है तो डेंगू के पेशेंट आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को लेकर के स्वास्थ्य महकमा अभी से तैयार नहीं रहा तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खामियाजा जो है वो यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर स्वास्थ्य महकमा अभी से ही समय से पहले ही अपनी तैयारी नहीं पूरी कर पाएगा तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल डेंगू का खतरा गर्मी बढ़ने के साथ साथ देखने को मिल रहा है और इसके चलते अब कांग्रेस ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की हिदायत दी है। और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं ठीक की गई तो आंदोलन की चेतावनी दी। तो देहरादून में डेंगू के साथ साथ अब उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बर्ड फ्लू के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। पशुओं में बुखार आने पर सैंपल लिए जाने के निर्देश और सभी राज्यों के लिए केंद्र ने ये एडवाइजरी जारी की है। सचिव पशुपालन की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक 26,73,519 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिनमें से 2,74,000 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है और बताया कि इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना करीब 2 गुना अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यात्रा में अधिक का दबाव बढ़ा है। और ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसके कारण उसकी बढ़ोतरी को देखते हुए श्रद्धालुओं के दर्शन तिथि
अभी दूर है और उस तिथि से पूर्व दर्शन कर रहे हैं और ऐसे में अब चेकिंग भी की जाएगी। श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि अपने दर्शन की तिथि पर ही दर्शन करें और इसके साथ ही अभी तक यात्रा के दौरान 11 जो श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लगातार हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। बावजूद इसके श्रद्धालु मना करने के बाद भी यात्रा करने को मजबूर है। यमुनोत्री धाम का अगर आज मॉर्निंग का फिगर हम आपको दें जो हमारे पास अभी आया है, उसमें स्थिति ये है कि जानकी चट्टी से यमुनोत्री की ओर 15,455 यात्रियों ने प्रस्थान किया था, 15,455, और सुबह 10 बजे तक 4,000 दर्शन भी कर चुके हैं। यानी आज की शाम तक आते आते शायद ये फिगर 15,000 तक पहुंच जाए। इसी तरह गंगोत्री में सुबह से 3,902 यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 8,194 यात्रियों ने सुबह 10:15 बजे तक दर्शन लाभ प्राप्त किया था और बद्रीनाथ धाम में 4,518 ने दर्शन प्राप्त किया है। संख्या आपके सामने है और आप देख रहे हैं। कदाचित इसी कारण से जब यमुनोत्री से चारधाम के लिए गंगोत्री की तरफ लोग जब मूव किए तो वहाँ पर कुछ यात्रियों को होल्ड करना पड़ा। खबर देहरादून से है। गर्मियों का मौसम बढ़ने के साथ ही राजधानी देहरादून में पेयजल आपूर्ति का भी संकट गहराता जा रहा है और पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए तमाम आला अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। मुख्य विकास अधिकारी और झरना कमठान ने बताया कि पेयजल संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। जेई और एई आदि तमाम अधिकारी जो हैं तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं। जल निगम, पेयजल निगम और विभागीय तुरंत समस्याओं का निस्तारण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें गर्मी के मौसम के दृष्टिगत जो है ये पेयजल संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसको हमारे रूम के माध्यम से, इसके अलावा जो सोशल मीडिया के माध्यम से DICCC में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका समयांतर्गत निस्तारण किया जा रहा है और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें जो संबंधित जल निगम, जल संस्थान का डिवीज़न होता है उनको प्रेषित करते हैं। संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी, चाहे वो एक्सियन स्तर के हों, JEE स्तर के हों, वो मौके पे जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो हमारी लगभग जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी 75% शिकायतों का समाधान हो गया है। जो अवशेष हैं शीघ्र उनके भी निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है और तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात की जाए तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा और साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। विक्रम सिंह ने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन को वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है और बढ़ते तापमान के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश भर में विकराल रूप ना लें। हालांकि 20 मई से एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। मेरा बेटा कह रहा है, तुम रोज कहते हो। देखेंगे 14 से लेकर करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है और जो तापमान है क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेकर 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे और आप देखेंगे 18, 19, 20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। और इसी बीच देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। ATM में आग लगी है। PNB ATM में आग लगी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। धर्मपुर क्षेत्र में PNB ATM है और इस ATM में आग लगी है तो ATM जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो धर्मपुर क्षेत्र में ये PNB का ATM लगा हुआ है और ऐसे में आग लगी। हालांकि फिलहाल अभी काबू पा लिया गया है। और बैंक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है।
शुभम कोट नाला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता उत्तराखंड से। शुभम, अगर देखा जाए तो एटीएम जलकर खाक हुआ है, फिलहाल काबू पा लिया गया है, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, हम देखें तो आजकल क्योंकि गर्मियों का मौसम है और रात तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, तो ऐसे में शहर में कई जगह पर आग लगने की घटनाएं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आग लगने की वजह क्या कुछ रही? आग लगने की अभी फिलहाल कुछ वजह स्पष्ट पता नहीं चल पा रही है, उनके कारण की जांच आगे चलेगी। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि एटीएम में जो मशीनें रखी होती है उसके स्पार्क से लेकर जो होती है दिक्कतें, उसके कारण फिलहाल अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उसी के कारण से आग लगने की घटना हो सकती है। हालांकि फिलहाल अभी इसकी जांच चलेगी और मौके पर जो है वहाँ पर एटीएम कर्मी भी वहाँ पहुंच चुके हैं, बैंक कर्मी वहाँ पहुंच चुके हैं, उनकी टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है और अभी जो है फिलहाल जो भी स्थितियां हैं उसको संभाला जा रहा है और आगे जो है उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और तमाम तरह की जो चीजें सीसीटीवी फुटेज हो, तमाम अन्य जो कारणों पे देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर एटीएम में आग लगी है, उन सभी कारणों को देखा जाएगा। क्योंकि सभी कारण हम इसमें मान सकते हैं क्योंकि एसी है, कंडेंसर है, तमाम मशीनें वहाँ पर होती है, उनका टेम्परेचर होता है। शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल कई अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना है। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।